तो आज का हमारा टॉपिक है स्कैटरिंग इन लैब फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो चलिए समझते हैं लैब फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो अगर हम बात करें लैब फ्रेम की, तो लैब फ्रेम क्या होता है? एक ऐसा फ्रेम जिसके अंदर हमारे पास टारगेट जो है वो रेस्ट पर होता है इनिशियली, और जो प्रोजेक्टाइल होता है वो क्या करता है? मूव करता है। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्टाइल का मतलब समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई भी बीम ऑफ पार्टिकल्स है जिसको हमने इंसिडेंट करवाया है किसके ऊपर? टारगेट के ऊपर। और इंसिडेंट करवाने के बाद वो क्या हो गए हैं? डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर उसके पार्टिकल्स स्कैटर हो गए हैं। तो लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर हमारे पास टारगेट जो है वो इनिशियली रेस्ट पे होता है, और जो प्रोजेक्टाइल है वो किसी वेलोसिटी से मूव करता है और किसकी तरफ अप्रोच करता है? टारगेट की तरफ अप्रोच करता है और उसके साथ कोलाइड करता है। अब अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होता है? जिसके अंदर हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है प्रोजेक्टाइल टारगेट सिस्टम का, वो रेस्ट पर होता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सबसे पहले हम एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करके चलते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर जहाँ पर हम ऐसा मानते हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम का मास जो है उस पॉइंट पर क्या है? कंसंट्रेटेड है। तो ये होता है हमारा सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर क्या होता है? बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा? रेस्ट पर रहेगा। ठीक है। जबकि लेबोरेटरी सिस्टम के अंदर एक टारगेट हमारा रेस्ट पर है और एक जो प्रोजेक्टाइल है वो मूव कर रहा है, तो इसलिए जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो क्या करता है? वो मूव करता है। ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है? बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रेस्ट पर होता है। अब अगर हम बात करें स्कैटरिंग की, तो स्कैटरिंग के अंदर क्या होता है हमारे पास? स्कैटरिंग में हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं। एक तो हमारे पास है टोटल क्रॉस सेक्शन, एक होता है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम टोटल क्रॉस सेक्शन की बात करें, तो जो स्कैटरिंग के अंदर टोटल क्रॉस सेक्शन आता है, तो चाहे वो हम लैब फ्रेम के अंदर कंसिडर करें या सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर, वो क्या रहेगा? वो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि जो टोटल क्रॉस सेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स को। तो जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स है, चाहे वो हम लैब फ्रेम के अंदर कंसिडर करें या सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर, वो क्या रहेंगे? वो चेंज नहीं होंगे, वो सेम रहेंगे। इसीलिए जो हमारे पास टोटल क्रॉस सेक्शन है वो क्या रहेगा? वो दोनों फ्रेम के अंदर सेम रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की, तो जो हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है थीटा और फाई के ऊपर। और ये जो हमारे एंगल हैं थीटा और फाई, ये कैसे होते हैं? फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर थीटा और फाई हमारे पास फ्रेम डिपेंडेंट है, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है वो भी क्या होगा? फ्रेम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसकी वैल्यू डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है किस किस के बीच में? लैब फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम कोऑर्डिनेट में। और उसमें सबसे पहले हम जो रिलेशन है वो फाइंड आउट कर रहे हैं दोनों के एंगल्स में। तो उस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले दो फ्रेम कंसिडर करते हैं। एक फ्रेम है हमारा लैब फ्रेम, एक है हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो एक बार हम स्कैटरिंग कंसिडर कर रहे हैं लैब फ्रेम के अंदर, एक बार स्कैटरिंग सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर। तो देखिए यहाँ पर हमने दो चीज़ें कंसिडर की, दो पार्टिकल कंसिडर किए जिनका मास क्या है? m1 और m2। m2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टारगेट के मास को। m1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोजेक्टाइल के मास को। तो अभी अभी हमने लैब फ्रेम के अंदर पढ़ा कि क्या होता है लैब फ्रेम के अंदर। लैब फ्रेम के अंदर जो टारगेट है वो रेस्ट पर होता है इनिशियली, और जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है वो क्या करता है? वो मूव करता है। तो ये हमारे पास m2 जो टारगेट का मास है वो क्या रहेगा? रेस्ट पर। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। और जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है उसका मास है m1, और वो क्या कर रहा है? वो किसी वेलोसिटी से किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? टारगेट की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है। अब अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर, तो अभी अभी हमने पढ़ा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो उनका सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है? वो कॉन्स्टेंट होता है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। तो इसका मतलब वो रेस्ट पर होना चाहिए। और रेस्ट पर कब
कब हो सकता है, जब हमारे पास दोनों के दोनों पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। इसके अंदर प्रोजेक्टाइल और टारगेट दोनों ही मूव करते हैं और दोनों इस तरीके से मूव करते हैं, दोनों का मोशन ऐसा होता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या रहे, हमारे पास कांस्टेंट रहे। तो ये हमने बात की बिफोर कोलिजन, और इसी केस में अगर हम आफ्टर कोलिजन बात करें तो ये दोनों इस तरीके से कोलिजन के बाद मूव करेंगे कि उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो उसी पोजीशन पर। तो भी ये कोलिजन के बाद क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और ऐसा करने पर ही हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में हमारे पास ये होता है। और अगर हम लैब फ्रेम की बात करें तो लैब फ्रेम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कोलिजन के बाद M2 पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी एंगल पर, और M1 पार्टिकल जो है वो भी क्या कर रहा है, किसी वेलोसिटी से किसी एंगल पर मूव कर रहा है। सेकेंड चीज़ जो यहाँ पर हमने ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया। देखिए बिफोर कोलिजन, चाहे हम लैब फ्रेम की बात करें या सेंटर ऑफ मास फ्रेम की, तो बिफोर कोलिजन हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो हमारे पार्टिकल्स है वो किसके अलोंग मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है बिफोर कोलिजन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही हैं, चाहे हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कंसिडर करें चाहे लैब फ्रेम के अंदर। और अगर हम आफ्टर कोलिजन बात करें तो आफ्टर कोलिजन ये डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहे हैं। तो जो इनकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, मतलब एक्स डायरेक्शन, उसके रिस्पेक्ट में लैब फ्रेम के अंदर तो हमने M1 का एंगल कंसिडर कर लिया θ1, और M2 का एंगल कंसिडर कर लिया θ2 ओरिजिनल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली जो इनकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर एक्स एक्सिस के अलोंग, उसके रिस्पेक्ट में M1 पार्टिकल का जो एंगल है वो कंसिडर कर लिया हमने थीटा, और जो M2 है वो उससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका मतलब ये कितने एंगल पर मूव करेगा, पाई माइनस थीटा एंगल पर। और देखिए ये जो है हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कंप्लीट एंगल 180 का है, ये पाई माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो कितना बनेगा, वो थीटा बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास कंसिडरेशन है। उसके बाद जो फर्दर कंसिडरेशन हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, अब अगर हम M1 की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम M1 की बात कर रहे हैं तो M1 जो है वो क्या है, लैब फ्रेम के अंदर θ1 एंगल बना रहा है, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर कितना एंगल बना रहा है, वो थीटा एंगल बना रहा है। तो M1 पार्टिकल के लिए θ1 एंगल है लैब फ्रेम के अंदर, और M1 पार्टिकल के लिए ही जो थीटा है एंगल वो किसके अंदर है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर है। ठीक है, सिमिलरली हम M2 के लिए बोल रहे हैं कि θ2 एंगल जो है वो है लैब फ्रेम के अंदर, और जो पाई माइनस थीटा एंगल है वो किसके अंदर है, वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन क्या है, वो है हमारे पास इनकी पोजीशन। तो देखिए R1L हमने क्या कंसीडर किया, पोजीशन ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम। R1C क्या कंसीडर किया, पोजीशन ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और जो R है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो हमारे पास जो रिलेशन है वो ये होगा। देखिए ये रिलेशन, ये हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है जिसका मास है M1, तो M1 की लैब फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो R1L, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो R1C, और R क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम का कोऑर्डिनेट किसके रेस्पेक्ट में, लैब फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल लगाएं तो हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, R और R1C दोनों सेम ऑर्डर के अंदर है और R1L अपोजिट ऑर्डर के अंदर है, तो हमारे पास बन जाएगा R1L इज इक्वल टू R1C प्लस में R। तो एक तो हमारे पास है तरीका ये कि हम क्या कर सकते हैं, M1 को इस पोजीशन पर कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास M1 कुछ इस तरीके से भी हो सकता है।
ये देखिए, ये हमारे पास पार्टिकल m1, ये हमारे पास लैब फ्रेम, ये है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो लैब फ्रेम के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन हमने क्या कंसीडर कर रखी है, r1l। सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो उसकी पोजीशन है वो क्या कंसीडर कर ली, r1c। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम की किसके रेस्पेक्ट में, लैब फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो क्या कंसीडर कर ली, rcm। ठीक है, तो अगर हम चाहे पहले वाले डायग्राम से देखें या फिर इस डायग्राम से, तो r और r1c दोनों सेम ऑर्डर के अंदर हो जाएंगे और r1l डिफरेंट ऑर्डर के अंदर। तो यहाँ पर फिर से ट्रायंगल लगाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, r1l इज इक्वल टू r1c प्लस में rcm। तो चाहे हम पहले वाला केस कंसिडर करें चाहे सेकंड केस कंसिडर करें, हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 10 ही बनेगी। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हम कंसिडर कर रहे हैं ये सारी चीज़ें हम बिफोर कोलिजन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट इक्वेशन 10 जो कंसिडर की है वो क्या है, बिफोर कोलिजन। ठीक है, अब अगर इसका टाइम डेरिवेटिव ले तो हमें पता है पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये हमारे पास ये वेलोसिटी का रिलेशन हो जाएगा, जहाँ पर v1l किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ m1 इन लैब फ्रेम, और v1c सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर बिफोर कोलिजन। ठीक है, और vcm क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम। और ये यहाँ पर हम ये कह रहे हैं, सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो वेलोसिटी होगी vcm वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास फ्रेम है वो लैब फ्रेम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये हमने बात की बिफोर कोलिजन। सिमिलर एनालिसिस अगर हम करें आफ्टर कोलिजन के लिए, तो सिमिलर एनालिसिस के बेस पर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वेलोसिटी मतलब इक्वेशन नंबर 12। तो यहाँ पर जो आफ्टर कोलिजन वाली जो भी टर्म्स है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डैश से, और मैंने अभी बताया जो VCM है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर VCM की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब अगर हम इसके x और y कंपोनेंट को रिजोल्व करें आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन तो हमारे पास वो x एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर आफ्टर कोलिजन हम उसके x और y कंपोनेंट को रिजोल्व करें तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा। अगर हम x कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, तो m1 के लिए ये सारी कंसिडरेशन हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम m1 की बात कर रहे हैं सबसे पहले, फिर सिमिलर एनालिसिस करेंगे m2 के लिए। ठीक है, तो m1 के लिए अगर हम देखें लैब फ्रेम के अंदर, तो लैब फ्रेम के अंदर देखिए ये हमारे पास था x एक्सिस आफ्टर कोलिजन। अगर हम इसको रिजोल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, v1l डैश, ये हो जाएगा कोस थीटा 1। ठीक है, और अगर हम लैब फ्रेम के अंदर देखें तो ये हमारे पास m1, और इसका अगर x कंपोनेंट के अंदर रिजोल्यूशन करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, v1c डैश, और ये हो जाएगा एंगल कोस थीटा, और vcm। ठीक है, यहाँ पर हमने x कंपोनेंट को रिजोल्व कर लिया। अगर सिमिलरली y कंपोनेंट को रिजोल्व करें तो ये बन जाएगा हमारे पास v1 डैश l साइन थीटा 1, और अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर देखें तो वो हो जाएगा v1c डैश साइन थीटा। सेकेंडली यहाँ पर हमने vcm को कंसिडर नहीं किया इक्वेशन नंबर 14 के अंदर, वो इसीलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास फ्रेम है वो किसके है अलोंग है, वो x एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, वो y एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो y के अलोंग उसका कंपोनेंट जो वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इक्वेशन 13 और 14 को डिवाइड करते हैं, 14 को अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन 13 से तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, और यहाँ से देखिए v1c डैश को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे से कॉमन ले सकते हैं, और अगर कॉमन लेने के बाद अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वेशन नंबर 15। ठीक है, ये रिलेशन आ जाता है। अब इस रिलेशन के अंदर हमारे पास क्या है, इस रिलेशन के अंदर टर्म आ रही है VCM बाई v1c डैश। तो अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं VCM की, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब हम सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं लैब फ्रेम के अंदर, और लैब फ्रेम में हमें पता है m2 क्या है, रेस्ट पर है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो v12 कितना हो गया, 0, और ये हम बात कर रहे हैं बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन अगर हम VCM निकाले तो वो क्या होता है, जैसे पोजीशन कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कैसे निकालते हैं, m1 r1 प्लस में m2 r2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, m1 प्लस में m2। अगर ये होता है इसका डेरिवेटिव करें टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, और अगर इसमें v12 की वैल्यू को 0 पुट कर दे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 16 आ जाएगी। ठीक है, और अभी अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने एक इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन नंबर 10।
ठीक है। जो क्या थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 थी ये, और इक्वेशन नंबर 11 थी V1L इज इक्वल टू V1C प्लस में VCM। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो VCM की वैल्यू हमने निकाली है वो इस इक्वेशन नंबर 11 में पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसके अंदर हमें क्या करना है, 1L और 1L इनको एक साथ कंसीडर कर लेंगे, बाकी सारी टर्म को एक साथ। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो V1C की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 17 आ गई। अब हम क्या बात करनी है, ये तो हमने बात कर ली लैब फ्रेम के अंदर। अब हम आते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर। तो अगर हम देखें सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर, तो हमें पता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर जो सेंटर ऑफ मास होता है हमारा, वो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या रहता है, रेस्ट पर रहता है। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी। तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखिए हमारे पास अगर बिफोर कोलिजन बात करें तो बिफोर कोलिजन में हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर अगर हम बात करें तो दोनों पार्टिकल क्या हैं, बिफोर कोलिजन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और जो हमारा मोमेंटम होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू mv होता है। तो यहाँ पर अगर ये रिलेशन लगाएं तो क्या हो जाएगा, बिफोर कोलिजन m1v1c माइनस में m2v2c, ये बनेगा हमारे पास। और ये किसके इक्वल आएगा, 0, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो यहाँ से V2C की वैल्यू निकाले तो वो क्या आ जाएगी, m1/m2v1c। अब देखिए आफ्टर कोलिजन जो हमारे पास वो क्या है, कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आफ्टर कोलिजन वो एक डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो अगर आफ्टर कोलिजन हम कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व करें तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट में हमारे पास देखिए क्या बनेगा, अगर हम बात कर रहे हैं m1 की तो m1 एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा, m1v1c डैश कोस थीटा, ठीक है। एंगल के साथ वाला क्या हो जाएगा, कोस कंपोनेंट। और देखिए अगर हम m2 का रिजोल्यूशन करें तो m2 का रिजोल्यूशन कुछ इस टाइप से होगा, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट है वो m1 के रिस्पेक्ट में क्या है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा। अब अगर इस रिलेशन को हम फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, V2C डैश की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या आ गई, m1/m2v1c डैश, ठीक है। अब ये तो हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंसीडर किया था, अब हम कंसीडर करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारे पास एनर्जी, देखिए टोटल एनर्जी तो क्या रहती है, किसी भी सिस्टम की कंजर्व होती है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि ये कोलिजन इलास्टिक है, तो अगर इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो क्या होती है, सेम होती है। तो अगर बिफोर कोलिजन बात करें तो m1 पार्टिकल की वेलोसिटी ये हो जाएगी, आफ्टर कोलिजन m1 की काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी, बिफोर कोलिजन m2 की काइनेटिक एनर्जी ये थी, आफ्टर कोलिजन m2 की ये हो जाएगी। तो जैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, उस अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएंगे। अब अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो देखिए 2 से 2 तो क्या हो जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे। m1 वाले टर्म को अगर हम एक साथ कंसिडर करें तो क्या बनेगा, m1v1c स्क्वायर माइनस में v1c डैश का स्क्वायर, यही बनेगा। सिमिलरली m2 वाली को कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 प्लस में m2v2c स्क्वायर माइनस में v2c डैश का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 के इक्वल आएगा। अब दो टर्म का जो सम है वो 0 के इक्वल आ रहा है, और ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, या तो वो टर्म एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट हो, जो कि इस केस में हमें नहीं पता है कि है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर करें, अगर दो का सम 0 है तो इसका मतलब दोनों जो टर्म है वो क्या होगी, अलग अलग से 0 के इक्वल होगी। तो जैसे ही हम फर्स्ट वाले टर्म को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो मास m1 वो तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब v1c स्क्वायर माइनस v1c डैश का स्क्वायर, ये टर्म 0 होगी। और अगर ये 0 होगी तो यहाँ से रिलेशन हमारे पास ये आ जाएगा कि v1c किसके इक्वल है, v1c डैश के। इस सिमिलरली अगर हम सेकेंड टर्म को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ से रिलेशन आ जाएगा कि जो v2c है वो किसके इक्वल है, v2c डैश के इक्वल है, ठीक है। और देखिए v1c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, v1c डैश के इक्वल आ गई, और v1c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। v1c की देखिए वैल्यू निकाल ली थी हमने, ये रही इक्वेशन नंबर 17, m2/m1 प्लस में m2 v1
एल। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, V1C डैश की वैल्यू V1C के इक्वल आ जाएगी। और हमारे पास क्या है, V1C भी निकल गया, V1C डैश भी निकल गया, VCM भी निकल गया। आप दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड करते ही हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो इसकी क्या वैल्यू आ गई, m1/m2। तो जो हमारा रिलेशन आया था उसके अंदर जैसे ही इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, टेंजेंट θ1 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस में m1/m2। तो ये हमारे पास देखिए m1 क्या था, सॉरी θ1 क्या था, θ1 था हमारे पास एंगल किसके रेस्पेक्ट में, लैब फ्रेम के रेस्पेक्ट में m1 का। ठीक है, और थीटा क्या था हमारे पास, m1 का ही एंगल था सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया θ1 और थीटा के बीच में, एंगल्स ऑफ लैब फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये हमने निकाला है m1 के लिए। ठीक है, और अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये रिलेशन लगाना है सिंपल सा कि 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। और सीकेंट को कैसे लिख सकते हैं, 1/कोस। और अगर यहाँ से कोस की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगी, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ पर θ1 के लिए कंसिडर करें तो θ1 के लिए क्या हो जाएगा, कोस θ1। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेंजेंट θ1, और जिसकी वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की है। कैलकुलेट करने के बाद पुट कर देंगे, पुट करने के बाद सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। तो θ1 और थीटा के बीच में क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आ गया, मतलब किस किस के बीच में, एंगल्स इन लैब फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो ये जो हमने निकाला है ये किसके लिए निकाला है, ये m1 के लिए निकाला है। सिमिलर एनालिसिस किसके लिए हम कर सकते हैं, m2 के लिए हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे बिल्कुल शुरुआत में हमने इक्वेशन निकाली थी किसके लिए, m1 के लिए, सेम उसी तरीके से हम इक्वेशन निकाल लेंगे m2 के लिए। तो सिमिलर एनालिसिस को फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, m2 के लिए इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन हमारी ये बनेगी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंपोनेंट को रिजोल्व करना है। तो कंपोनेंट को अगर हम रिजोल्व करें तो देखिए कंपोनेंट को कैसे रिजोल्व करेंगे, ये हमारे पास ये रहा। ठीक है, अगर हम x कंपोनेंट की बात करें तो x कंपोनेंट देखिए V2L डैश। ठीक है, तो अगर हम लैब फ्रेम के अंदर, ये आफ्टर कोलिजन डैश वाले जो कंपोनेंट है वो आफ्टर कोलिजन है। तो आफ्टर कोलिजन के बाद देखिए अगर हम m2 के कंपोनेंट को रिजोल्व करें तो x कंपोनेंट में उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, V2L डैश कोस θ2। ठीक है, अब ये तो हो गया लैब फ्रेम। सिमिलरली अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट m2, ये एंगल थीटा। ठीक है, ये पाई माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा m2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा V2C डैश माइनस कोस थीटा VCM। माइनस किस लिए, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। प्लस में VCM, x कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं तो VCM आएगा, लेकिन जब हम y कंपोनेंट कंसीडर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 VCM की। ठीक है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है वो हमने x एक्सिस के अलोंग कंसीडर किया है। तो यहाँ से अगर हम y कंपोनेंट को रिजोल्व करें तो y कंपोनेंट क्या बनेगा हमारे पास, V2L डैश कोस साइन थीटा 2। और अगर इसका y कंपोनेंट रिजोल्व करें तो क्या हो जाएगा, V2 डैश साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमने रिलेशन निकाला था उसमें निकाला था VCM/V1C डैश की वैल्यू, जो कि आई थी हमारे पास m1/m2 के इक्वल। ठीक है, और तो यहाँ से अगर हम VCM की वैल्यू निकालें तो वो क्या बन जाएगी, m1/m2 V1C डैश। ठीक है, और VCM जो है हमारा दूसरा एक जो रिलेशन हमने निकाला था, रिलेशन नंबर 19, देखिए ये रहा रिलेशन नंबर 19। अभी अभी तो हमने VCM की वैल्यू इसके इक्वल प्रूव की थी, लेकिन VCM के अलावा जो हमारे पास V2C डैश है उसकी भी यही वैल्यू आ रही है। और V2C डैश किसके इक्वल है, V2C के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो VCM है वो किसके इक्वल हो जाएगा, VCM हो जाएगा V2C डैश के इक्वल। और हमारे पास जो V2C डैश है V2C के इक्वल है, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। तो VCM की ये जो वैल्यू आ रही है हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 23 के अंदर। और जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए V2C डैश क्या आ जाएगा, कॉमन। और जो हमारे पास रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा इक्वेशन नंबर 25।
ठीक है, हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा कॉमन लेते ही। अब क्या करेंगे, जो 24 और 5 है उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा 2 जो कि इक्वल आएगा साइन थीटा माइनस को डिवाइडेड बाय माइनस कोस थीटा प्लस में 1। तो ये रिलेशन किस किस के बीच में आ गया, थीटा 2 और थीटा 2 क्या था, M2 का एंगल लैब फ्रेम के अंदर, थीटा क्या था, M2 का एंगल किसके अंदर, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया एंगल्स बिटवीन लैब फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें तो सिंपल फॉर्मूला लगा के मैथमेटिक्स हम इसको सोल्व कर सकते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हुए 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कोस बाय साइन हमारे पास कोट बन जाएगा। और हम लिख सकते हैं कोट थीटा को कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, यहाँ से टेंजेंट कैंसिल, तो थीटा 2 क्या हो गया 90 माइनस थीटा बाई 2, या फिर इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया किस किस के बीच में, थीटा 2 और थीटा के बीच में। थीटा 2 मतलब एंगल लैब फ्रेम के अंदर, और थीटा मतलब एंगल सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर। तो ये हम रिलेशन निकाल चुके हैं स्कैटरिंग के केस में एंगल्स के रिस्पेक्ट में। So this is all about the scattering. Thank you.